नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल में। लाल बिहारी मृतक, इस व्यक्ति का नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। आप में से बहुत लोग यह भी जानते होंगे कि इनके कुछ रिश्तेदारों ने संपत्ति के लिए इन्हें कागजी तौर पर मृतक घोषित करवा दिया और इन्हें अपने आप को जीवित साबित करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने राजीव गांधी के सामने चुनाव भी लड़ा था। इन्होंने ऐसे व्यक्तियों का संगठन भी बनाया जिन्हें कागजी तौर पर मृतक घोषित कर दिया गया है, लेकिन वह जीवित है। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी जीवित व्यक्ति को मृत समझ लिया गया। तो आज हम आपको ऐसी ही एक दिलचस्प घटना सुनाने वाले हैं। बात उस समय की है जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था। एक बड़ी रियासत थी जिसका नाम था भवाल रियासत। वह अभी बांग्लादेश में स्थित है। वहाँ 3 राजकुमार थे, जिसमें से बीच वाले राजकुमार का नाम था रामेंद्र नारायण रॉय। उनका जन्म 1884 में हुआ था। एक बार उन्हें सिफिलिस नाम की एक बीमारी और पेट में पथरी की शिकायत हुई। उनकी पत्नी विभावती और उनका साला सत्येंद्र नाथ बनर्जी उन्हें इलाज कराने के लिए दार्जिलिंग लेकर गए, लेकिन वहां से कुछ समय बाद खबर आई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। सन 1909 में 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी विभावती उनके साले के साथ रहने ढाका चली गई। कुछ समय बाद उनके दोनों भाइयों की भी मृत्यु हो गई। उस समय के नियम के अनुसार ब्रिटिश कोर्ट ऑफ वार्ड्स का उनकी संपत्ति पर नियंत्रण हो गया। सन 1920 में उनकी मृत्यु के करीब 12 वर्ष बाद ढाका की सड़क पर बैठे एक सन्यासी पर लोगों की नजर गई। उसकी कदकाठी अच्छी थी और यह अफवाह फैलने लगी कि यही भवाल का दूसरा राजकुमार रामेंद्र नारायण रॉय है, जिसे लोगों ने मृतक समझ लिया है। उनके पुराने किराएदार, कुछ रिश्तेदार, बहन के बच्चे भी उनसे मिलने आए, जिनमें से कुछ लोगों ने यह स्वीकार भी किया कि हाँ, यही रामेंद्र नारायण रॉय है। लेकिन उनकी पत्नी विभावती ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह कोई बहरूपिया और धोखेबाज है। सार्वजनिक तौर पर उस व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं ही रामेंद्र नारायण रॉय हूँ। मेरी पत्नी और साले ने मिलकर दार्जिलिंग में मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। मेरा अंतिम संस्कार भी किया जा रहा था, लेकिन भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण नौकर मुझे बीच में ही छोड़कर चले गए। उस समय कुछ नागा साधुओं की टोली वहां से निकल रही थी। उन्होंने देखा कि चिता अधूरी जली हुई है और व्यक्ति जीवित है। उन्होंने मेरा उपचार कर मुझे स्वस्थ कर दिया, लेकिन मेरी याददाश्त जा चुकी थी। सन 1920 में चटगांव से ढाका लौटते समय मुझे पुरानी सब बातें याद आ गई। मामला अदालत में पहुंच गया। उस व्यक्ति ने रामेंद्र नारायण रॉय के रूप में अपनी दावेदारी संपत्ति के ऊपर प्रस्तुत की। अदालत के पास कई गवाहों और सबूत थे। राजस्व बोर्ड का कहना था कि रामेंद्र की बहन और कुछ रिश्तेदारों ने इस व्यक्ति के साथ मिलकर एक साजिश रची है। यह व्यक्ति रामेंद्र नारायण रॉय के जैसा ही दिखता है, लेकिन इसे ढंग से बांग्ला बोलना भी नहीं आता और यह पिछली कुछ घटनाओं से भी अनभिज्ञ है। वहीं उनकी पत्नी विभावती से कड़ी पूछताछ के बाद भी उन्होंने यही कहा कि मृतक पति में और इस व्यक्ति में कोई समानता नहीं है। उनके कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि यह व्यक्ति रामेंद्र नारायण रॉय है। इनकी पत्नी और साले ने मिलकर इनकी मृत्यु की साजिश रची थी। उनकी भाभी का भी यही कहना था कि रामेंद्र नारायण रॉय भी बंगला पढ़ने और लिखने में थोड़े असक्षम थे। इस व्यक्ति में और उनके परिवार में कई समानताएं हैं। इसमें भी कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उनके परिवार के सदस्यों में थी। उनके कुछ किराएदारों ने उन्हें अपना स्वामी भी मान लिया और उन्हें किराया भी देने लगे। पंजाब से एक व्यक्ति गवाही देने आया जिसका नाम था धर्मदास नागा। उसका कहना था कि वह उसका शिष्य सुंदरदास है, ना कि रामेंद्र नारायण रॉय। लेकिन कुछ चश्मदीद गवाहों ने कहा कि जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तब भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई थी और उनके नौकर उन्हें बीच में ही छोड़कर चले गए थे और उस समय वहां से नागा साधुओं की एक टोली भी गुजरी थी। अदालत ने कई डॉक्टर्स, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट सभी की मदद ली। पुराने नौकरों, पुरानी तस्वीरों, रिश्तेदारों सभी को गवाह के तौर पर बुलाया गया। अदालत ने काफी सुनवाई के बाद सन 1936 में अपना फैसला दावेदार के पक्ष में सुनाया और कहा कि यह व्यक्ति ही रामेंद्र नारायण रॉय है।
वह अपनी संपत्ति में जाकर रहने लगे, लेकिन राजस्व बोर्ड ने उन्हें उनका धन देने से मना कर दिया। सरकार ने सन 1938 में उच्च न्यायालय में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। विभावती ने प्रीवी काउंसिल में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की। सन 1945 में वहां सुनवाई शुरू हुई। प्रीवी काउंसिल ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और कहा कि यह व्यक्ति ही रामेंद्र नारायण रॉय है। प्रीवी काउंसिल का फैसला सन 1946 में आया, जिसके 2 दिन बाद ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो यह थी रामेंद्र नारायण रॉय की कहानी। हमें आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।